देखिए, जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ गई है। समझ लीजिए, आज उत्तरकाशी में उम्मीदों की नई सुबह हुई। जिन मजदूरों को लेकर कल तक सभी के माथे पर शिकन हुआ करती थी, उन मजदूरों के सुरक्षित होने की तस्वीरें सामने आ गई हैं। पहली बार सभी मजदूर सीसीटीवी पर सामने आ गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी स्वस्थ हैं और रेस्क्यू मिशन में जुटे लोगों से उनकी बातचीत भी हो रही है। हालांकि ये सारे मजदूर सुरंग से कब बाहर आएंगे, ये तस्वीर तो अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन मजदूरों तक खाना पानी पहुंचने के बाद रेस्क्यू में जुटे लोगों ने राहत की सांस ली है। सुबह सुबह सभी से सीसीटीवी के जरिए संपर्क हो गया है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। दस दिन बाद टनल से आई आवाज। टनल में फंसे मजदूरों ने कहा, हम ठीक हैं। ये तस्वीरें दिल को सुकून देने वाली हैं, क्योंकि 10 दिनों से टनल में फंसे मजदूरों से अब संपर्क हो चुका है। पहली बार टनल में फंसे लोगों से बातचीत हुई। जब रेस्क्यू टीम ने उनसे पूछा कि वो कैसे हैं, तो टनल में फंसे मजदूरों ने कहा, हम ठीक हैं। मजदूरों के ये शब्द सुनते ही रेस्क्यू टीम का भी चेहरा खिल उठा, क्योंकि अब ये पुख्ता हो चुका है कि टनल में फंसे सभी 41 मजदूर बिल्कुल सुरक्षित हैं और सबको अब कैमरे पर बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। आप पाइप के पास आके वॉकी-टॉकी से बात करें। 6 इंच चौड़ी पाइप के जरिए टनल में सीसीटीवी कैमरा और वॉकी टॉकी भी भिजवाया गया, जिसके जरिए बाहर बैठे राहत और बचाव में जुटे लोगों ने उनसे बात की। सबसे पहले सभी को कैमरे के सामने आने को कहा गया, फिर एक एक कर मजदूरों की गिनती की गई। टनल में फंसे अपने को देख परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली और अब उन्हें उम्मीद भी है कि सभी को सकुशल टनल से बाहर निकाल दिया जाएगा। कम से कम वो लोग सकुशल तो है, इसके लिए हम लोग मतलब निश्चिंत है थोड़ा सा। और अभी उस सबसे बात नहीं हो पाई है। अगर उस सबसे बात हो जाती है तो ये तस्वीर पूरा स्पष्ट हो जाएगी कि भाई हम लोग बहुत ठीक है और सब चीज हम लोग को मिलने लगा। खाना पीना भी जो 6 इंच का पाइप जो गया है, उससे उन लोग को जो राहत वाला चीज सामग्री मिल रही है, वही बात हो जाएगी तो पूरा स्पष्ट हो जाएगी और हम लोग के पास पूरा तस्वीर क्लियर हो जाएगा कि भाई सब चीज ठीक ठाक है। उम्मीद तो बेहतर हो रही है। अब फिर बात करने के बाद पूरा उम्मीद मतलब बेहतर हो जाएगी कि खुशी मिलेगी दिल में कि हाँ अब बात हो गई। अब थोड़ी सी ही सही, लेकिन टनल के बाहर और टनल के भीतर लोगों ने राहत की सांस ली है और अब उम्मीद भी यही है कि टनल में फंसे मजदूरों को जल्द ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। I'm sure of the rescue. Absolutely sure. उत्तरकाशी से अमित भारद्वाज, ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। ये रेस्क्यू मिशन आसान नहीं है, इसके लिए सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। दिल्ली से ड्रिलिंग के लिए बड़ी बड़ी अमेरिकी मशीनें मंगाई गई। कैसे चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। 10वां दिन है। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए जद्दोजहद कवायद जारी है। 6 इंच की पाइप पहुंच गई है तो खाना पहुंच गया है, बातचीत होने लगी है, तस्वीरें सामने आ गई हैं, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। 5 जगहों से रास्ता बनाने की कोशिश, लेकिन सबसे आसान और सबसे सफल अभी भी जो लगता है वो इसके पीछे शुरू हुई 12 तारीख से वो मुहिम, जिसमें अमेरिकन मशीनें खुदाई कर रही हैं। 17 तारीख से काम ठप पड़ा था, वो इसलिए क्योंकि जहां मजदूर काम कर रहे हैं वहां पर था खतरा। मलबे के आगे जिस तरफ काम चल रहा है, लगभग 40 मीटर के हिस्से में दरारें फट रही थी, मलबा गिर रहा था और इसीलिए ऑपरेशन रोक करके सबसे पहले कोशिश की गई कि इस हिस्से को इतना मजबूत किया जाए ताकि काम करने वालों पर दिक्कतें ना आए। ऊपर कंक्रीट के आर्क को मजबूत किया गया, बड़े बड़े इस तरह के ब्लॉक 40 मीटर लगाए गए ताकि जो वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वो वापस निकल सकें। और अब जब वो सुरक्षित हो चुका है, तब फिर से शुरू किया जाएगा उन ऑगर मशीनों का इस्तेमाल जो खुदाई करेंगी, फिर से रोटेशन में आगे घूमेंगी, बड़े बोल्डर को चीरेंगी। 24 मीटर का रास्ता पार हो चुका है, यानी आधे के लगभग ज्यादा और आधे से थोड़ा सा कम, और बाकी का आधा रास्ता जो तय करना है उसमें उसकी रफ्तार 5 मीटर प्रति घंटा होगी। हर बाधाओं को चीरते हुए जब वो आगे बढ़ेगी तो संभवतः 48 घंटे में उन मजदूरों तक पहुंचने में कामयाबी मिलेगी। और इसीलिए सबकी उम्मीदें अभी भी
हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग सबसे बड़ी उम्मीदें हैं तमाम एजेंसियों के लिए। वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी है, सुरंग के दूसरे मुहाने पर भी खुदाई करके अंदर पहुंचने की तैयारी है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जो अभियान इस मुहाने से चल रहा है वहां से ही सफलता मिल सकती है, क्योंकि आप आधे के नजदीक हैं, थोड़ा रास्ता बाकी है और जैसे मशीनों का काम शुरू होगा मुश्किलें, तमाम बाधाएं पार हो जाएंगी। चुनौतियां हैं कि अगर ड्रिलिंग के रास्ते में कोई अंदर रही मशीन आ जाती है, लोहे का हिस्सा आ जाता है, आर्च आ जाते हैं, इन सब को काटने की ताकत उन मशीनों में है, डायमंड के ब्लेड हैं। यहां तक कहा गया कि अगर कोई सरिया आता है तो उस 800 mm पाइप के भीतर कोई आदमी जाएगा, मजदूर जाएगा और गैस कटर से जाके काट देगा। यानी हर वो कोशिशों के लिए तैयार हैं, लेकिन पहाड़ का कच्चा ढर्रा हिस्सा, फ्रेजाइल माउंटेन, मलबे में आने वाला सामान अभी भी इसमें सबसे बड़ी चुनौती है। और जहां तक वर्टिकल खुदाई की बात है, सामानों को पहुंचाना, उसको वहां माउंट करना, ड्रिलिंग शुरू करना, अंदाजा लगाना, उसकी चुनौतियां तो अभी शुरू होनी बाकी हैं। अब देखिए, टनल में 10 दिन के बाद जिंदगी मुस्कुराई है। उत्तरकाशी से उम्मीद आई है कि जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। जिस कोशिश में रेस्क्यू टीम 10 दिनों से लगी थी वो अब कामयाब होने लगी है और पहली बार 6 इंच चौड़ा पाइप सीधे मजदूरों तक पहुंचाया जा चुका है, जिससे खाना पानी से लेकर दवाइयां मजदूरों तक पहुंचाई जा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुटी तमाम एजेंसियों का यह दावा है कि जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। उत्तरकाशी के सिलकियारा में देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। टनल से 41 मजदूरों को निकालने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए टनल में 6 इंच चौड़ी नई पाइपलाइन डाली गई है, जिसके जरिए इंडोस्कोपिक कैमरा अंदर भेजा गया है और मजदूरों से बातचीत की गई है, उनका हालचाल जाना गया है। टनल से आई तस्वीरों में मजदूरों की गिनती की गई, जिससे पता चला कि फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित हैं, सभी खुश हैं। टनल के हर अपडेट पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री साइट पर पहुंच रहे हैं। राज्य सरकार ने अपनी पूरी टीम टनल पर लगा रखी है। देश की 5 बड़ी एजेंसियों ने मजदूरों को बचाने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। टनल में फंसे मजदूरों को डिहाइड्रेशन वाले ORS, विटामिन B की गोलियां भेजी जा रही हैं, जिन्होंने मजदूर को जिंदा रखा है। इसके अलावा उन्हें पाइप के जरिए एंटी डिप्रेशन वाली दवाइयां भी भेजी जा रही हैं, ताकि मुसीबत में उनका मानसिक संतुलन बना रहे। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 10वां दिन है। 41 मजदूर अभी भी सिलकियारा टनल के ठीक अंदर फंसे हुए हैं, जहां तमाम केंद्रीय एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाने का काम भी लगातार चल रहा है। कोशिश है कि मजदूरों तक हेल्दी खाना पहुंचाया जाए, लिहाजा टनल के पास ही फंसे हुए मजदूरों के लिए खाना बनाया जा रहा है। कैंटीन में एक बड़ी कढ़ाई में ये खाना तैयार किया जा रहा है। डॉक्टरों की सलाह पर यह खाना तैयार करवाया जा रहा है, ताकि फंसे हुए कर्मचारियों को ताकत मिल सके। अभी ये सिर्फ हमारा फूड पाइप गया हुआ है, जो लाइफलाइन 2 है। अभी मेन तो हमें लड़कों को बाहर निकालना है ना। तो 900 mm की जो पाइपलाइन है वो हमारा मेन चैलेंज है, उसको पहले करना हमें जरूरी है। अभी ये हमारे लिए एक पड़ाव है, जिसमें हम लोगों को फूड भेज सकते हैं, उनको मोबाइल भेज सकते हैं, चार्जर्स भेज सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर फंसे इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 2 तरफ से ड्रिलिंग की जा रही है। पहली सीधी ड्रिलिंग यानी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, इसमें 60 मीटर तक की ड्रिलिंग होनी है, लेकिन अभी तक हम 24 मीटर से ज्यादा पहुंच चुके हैं। 24 मीटर का रास्ता पार हो चुका है, यानी आधे के लगभग ज्यादा और आधे से थोड़ा सा कम, और बाकी का आधा रास्ता जो तय करना है उसमें उसकी रफ्तार 5 मीटर प्रति घंटा होगी। हर बाधाओं को चीरते हुए जब वो आगे बढ़ेगी तो संभवतः 48 घंटे में उन मजदूरों तक पहुंचने में कामयाबी मिलेगी। और इसीलिए सबकी उम्मीदें अभी भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग सबसे बड़ी उम्मीदें हैं तमाम एजेंसियों के लिए। वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी है, सुरंग के दूसरे मुहाने पर भी खुदाई करके अंदर पहुंचने की तैयारी है, लेकिन तमाम एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जो अभियान इस मुहाने से चल रहा है वहां से ही सफलता मिल सकती है, क्योंकि आप आधे के नजदीक हैं, थोड़ा रास्ता बाकी है और जैसे मशीनों का काम शुरू होगा मुश्किलें, तमाम बाधाएं पार हो जाएंगी। इस रेस्क्यू मिशन के लिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स सलाह देने के लिए उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। सभी को पूरा भरोसा है कि जल्द ही मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा।
There's 41 men coming home and there's no one else going to be hurt, and that's the mission. And everyone here from all the government agencies, that's what they're working on. And I am absolutely convinced, and all the agencies are here, they're working closely together and the mission is clear. 41 men are coming home. सुरंग में जारी मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम पुष्कर धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन पर पीएम मोदी की नजर भी बनी हुई है। उत्तरकाशी से अमित भारद्वाज और ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रेस्क्यू मिशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अंकित, फिलहाल क्या अपडेट है? जो बाइट्स अभी मैं सुन रही थी, जो पैकेज चल रहा था, उसमें यही कहा जा रहा है कि बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात की जा रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही है। क्या सेफ्टी मेजर्स जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है? बताइए क्या सिचुएशन है फिलहाल। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सिल्कियार एंड की तरफ हूँ और मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज जो है वो बड़कोट एंड पे हैं। वहां पर भी ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। ऑगर ड्रिलिंग मशीन को स्टार्ट करने की प्रोसेस चल रहा है और हाइड्रा एक यहाँ पर खड़ी हुई है, उसके साथ जो ट्रक खड़ा है उसमें जो 900 mm के पाइप्स हैं वो अभी रखे हुए हैं। अभी कुछ ही देर पहले 900 mm के पाइप्स जो है उनको भेजा गया था अंदर और तमाम तरह की मशीनरी दोबारा एक्टिव हो गई है, क्योंकि सारा दारोमदार जो है वो ऑगर ड्रिलिंग मशीन को दोबारा स्टार्ट करने का है। 17 तारीख को ऑगर ड्रिलिंग मशीन जो है वो रुक गई थी क्योंकि लगातार टनल में जिस तरह से क्रैकिंग साउंड आ रहा था और सेफ नहीं थी, उसके चलते रेस्क्यू करने में जो बाधाएं आ रही थी, उसके बाद ऑगर ड्रिलिंग मशीन को रोक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर ऑगर मशीन को स्टार्ट करने की तैयारी चल रही है और पाइप्स भी अंदर भेजे जा चुके हैं और कुछ ही समय में पाइप्स इंसर्ट करने की जैसी ही अपडेट आती है तो अथॉरिटीज जो है वो इसको लेकर अपडेट करेंगी और ये बड़ा अपडेट होगा। ऐसे ही सुबह जब जो वीडियो सामने आया जिसमें कि करीब 12 वर्कर्स जो अंदर ट्रैप्ड हैं वो दिखाई दे रहे थे और एक के बाद एक अब उनकी भी गिनती शुरू हो जाएगी। उनका मेन्यू तैयार किया जा रहा है खाने का, उनका खाना भी अब पहुंचाना शुरू हो जाएगा और ये एक बड़ी अच्छी अपडेट है, क्योंकि इसको लेकर काफी सुकून मिल रहा है सबको कि कहीं ना कहीं जो अभी तक के ऑपरेशन से 9 दिन के उसमें बड़ी सफलता है। 53 मीटर्स का जो पाइप है वो थ्रू हो गया है और वर्कर्स तक पहुंच गया है। उसके बाद उसमें एंडोस्कोपी का कैमरा डाला गया और जब वो वर्कर्स की तस्वीरें सामने आने लगी, उनके चेहरे आए सामने, तो लगा कि हाँ सब ठीक है। अंदर जो है वो विपरीत स्थिति में रह रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत बुरी नहीं है। उनकी हिम्मत को भी दाद देनी चाहिए कि करीब 10 दिन में वो अपने आप को हिम्मत से अपने आप को वहां पर रखे हुए हैं और कैसे विपरीत स्थिति से लड़ रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी से बात कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जैसे ही इसको टेक ओवर किया ऑपरेशंस को, तमाम तरह की एजेंसीज आ गई और जिससे पता चलता है कि देश में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस कहीं ना कहीं पे कोऑर्डिनेशन की और प्लानिंग की जो कमी आ रही थी उनको सबको एक साथ लाया गया है। बीआरओ से लेकर अंकित, यही बात हो रही थी कि कुछ 5 प्लान्स बनाए गए हैं और उनमें से आज जो है 2 को एग्जीक्यूट किया जाना है और जहां तक देखा जा रहा है सफलता हमने पाली है, मजदूरों तक खाना पहुंच पा रहा है, अब तसल्ली है। थोड़ा समय मिल गया है, टाइम बाय हो गया है कि आगे किस तरह से ड्रिल करके हम अंदर जाएंगे। लेकिन अंकित सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे ये जानना चाहूंगी, ऑगर मशीन की हम बार बार बात करते हैं, क्या आप एक बार बता सकते हैं ऑगर मशीन किस लिए इस्तेमाल होती है, उसका काम जो है वो अभी तक क्यों रुका हुआ था, ब्लेड्स क्यों मंगाए जा रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए ऑगर मशीन जो है उसको इसीलिए मंगाया गया था क्योंकि डेब्रीज को काट के और अंदर जाना काफी टफ हो रहा था। पहले दिन से 12 तारीख को जब से हादसा हुआ तब जेसीबी लगाई गई थी, उसके बाद शॉर्ट क्रिटिंग मशीन लगाई गई थी। तमाम तरीके की मशीन के बाद जब ऑपरेशंस फेल होने लगे तो फिर ऑगर ड्रिलिंग मशीन को लगाया गया। करीब 17 हॉर्स पावर की मशीन है और इसकी जो वेट है वो करीब 25 टन्स का है। इसके जो शैफ्ट्स होते हैं वो एक स्पाइरल शेप में होते हैं जो मिट्टी को काटते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और बाहर कर देते हैं।
तो ये मशीन जो होती है वो ज्यादातर सीवेज या फिर अंडरग्राउंड पैसेज बनाने के लिए काम आती है। और यहाँ जिस तरीके की स्थिति है उसके लिए ऑगर मशीन सबसे सटीक मशीन बताई जा रही थी। इसको C-17 प्लेन ने, इंडियन एयरफोर्स के विमान ने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया और यहाँ पे पहुंचाई गई। लेकिन अंदर जिस तरह से टनल के हालात हैं, क्योंकि एक पोर्शन जो है करीब 50 से 60 मीटर का, उसमें मलबा गिरा हुआ है और वो डेलिकेट पोर्शन है। और जब एक पोर्शन जब वीक हो जाता है तो वो जो पीछे का एरिया है उसको भी उसने वीक किया और करीब 50 मीटर का एरिया जो है काफी डेलिकेट हो गया, जिसके बाद मशीन भी लगातार वाइब्रेट कर रही थी और जो अंदर का एनवायरनमेंट था उसको इंटैक्ट रखना बहुत टफ हो रहा था। तो इसीलिए मशीन को बंद करना पड़ा और 17 तारीख को मशीन ने अपना काम करना बंद कर दिया। अब तक 4 जो पाइप्स हैं, 6 मीटर का एक पाइप है, 900 mm उसकी विड्थ है, उनको अंदर डाला गया था। 5वें पाइप को वेल्ड किया जा रहा था, क्योंकि एक के बाद एक जो है पाइप जाने हैं और उनको वेल्ड किया जाता है ताकि बीच में से कहीं भी कोई उसका डिस्टॉर्शन ना हो और पाइप टकराए ना या उसके अंदर सैंड ना जाए। फिलहाल जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो डेब्रीज के अंदर जो पत्थर हो सकता है या कोई मेटल हो सकता है, उसकी वजह से क्या मशीन वाइब्रेट कर रही है, इसको जांचा जा रहा है। अगर ये पाइप्स थ्रू हो जाते हैं और मशीन अपने जो एवरेज उसका है 5 मीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो एक पाइप को इंसर्ट कर सकती है, अगर उस एवरेज से वो चलती है तो 24 से 48 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है। अंकित, ये बताइए कि जो तस्वीरें हमने देखी हैं, जो तस्वीरें और वीडियोस सामने आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि मजदूर जो है वो स्माइल कर रहे हैं, उनकी हेल्थ ठीक है, लेकिन आई एम श्योर कि ये मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही होगी कि सबकी हेल्थ ठीक है, क्योंकि मेंटली आई एम श्योर कि एक उनके ऊपर प्रेशर जरूर होगा कि हम लोग इन हालातों में फंसे हैं, तो उनको मेंटली टॉर्चर हो रहा होगा। तो उसको कुछ मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे उनसे बातचीत की जा रही है, उनको बैलेंस रखे उनका माइंड, तो क्या किया जा रहा है उसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए 10 दिन हो गए हैं और अगर ड्यूटी के हिसाब से देखा जाए तो 11 तारीख की रात को 8 बजे 41 मजदूर अपनी नाइट शिफ्ट पे गए थे, सुबह हादसा हो गया और तब से वो वहां फंसे हुए हैं। तो मनोबल काफी गिर रहा था और जिस तरह से अंदर भी सूचनाएं जाती हैं, जब परिवारजन मिलने जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो हमारे लिए, या क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। तो जब जिस तरह से उनके पास सूचना पहुंच रही थी कि एक के बाद एक मशीन फेल हो रही है और उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है। और जो लगातार चने मुरमुरे पर वो जीवित थे, पानी की सप्लाई अंदर पहले से है, पानी की दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो एक पूरा खाना जो हम खाते हैं वो उनको नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही थी। अब ये जो पाइपलाइन थ्रू हुई है 6 इंच की, इससे काफी राहत मिली है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि हाँ हमारे पास अब मशीनरी पहुंच रही है, जो भी तंत्र इसमें लगा हुआ है, जो भी ताकत इसमें लगी हुई है उनको रेस्क्यू करने की, वो अब उन तक आ गई है और पहला स्टेप जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। भले ही जो पाइप्स अंदर हैं, जो बड़े माइक्रो टनलिंग के लिए जो पाइप्स हैं वो रुके हुए हैं, ऑगर मशीन नहीं चल रही है। चलिए, स्ट्रेस तो है ही, साथ ही साथ एक रिलीफ जरूर मिल गया है कि उन मजदूरों तक हम पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस पूरी जानकारी के लिए आपका। मथुरा में बांके बिहारी के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। बहुत जल्द काशी विश्वनाथ मंदिर में बने कॉरिडोर की तर्ज पर ही बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को मंजूरी दे दी है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बने कॉरिडोर की तर्ज पर ही बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यकीनन ये खबर बांके बिहारी में अगाध आस्था रखने वालों के लिए शुभ है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को ये कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को कॉरिडोर बनाने में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की भी अनुमति दी। साथ ही ये सुनिश्चित करने को कहा कि एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद इन गलियों में दोबारा अतिक्रमण न हो और मंदिर के पहुंच मार्गों में बाधा न पहुंचे। हालांकि दूसरी तरफ बांके बिहारी मंदिर के पुजारियों ने कॉरिडोर निर्माण को गैर जरूरी बताया है।
दरअसल इन लोगों ने मंदिर का चढ़ावा और चंदे की रकम को निर्माण कार्य में इस्तेमाल न किए जाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद अदालत ने मंदिर के बैंक खाते में रखे करीब 263 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग करने की इजाजत न देते हुए सरकार से खुद अपने खर्च पर ही इस कॉरिडोर को बनवाने का आदेश सुनाया। वही सरकार का कहना है कि वो इस कॉरिडोर को श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए ही बनाना चाहती है। सरकार की तरफ से मंदिर क्षेत्र को गलियारे के रूप में विकसित करने की जानकारी दी गई, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन पूजन की सुविधा के लिए मंदिर के आसपास करीब 5 एकड़ जमीन खरीद की बात शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने भरोसा भी दिया है कि मंदिर से जुड़े गोस्वामी परिवार द्वारा की जाने वाली पूजा अर्चना या फिर श्रृंगार में वो किसी भी तरह का कोई दखल नहीं देगी और सेवायतों को जो भी अधिकार मिले हैं वो पहले जैसे बने रहेंगे। यूपी सरकार ने अदालती आदेश आने से पहले ही बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर ब्लूप्रिंट बना लिया था। यूपी सरकार की योजना के अनुसार बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को 5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। ऐसे में बांके बिहारी की कुंज गलियों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। मंदिर तक पहुंचने के 3 रास्ते होंगे। यमुना की तरफ से जो रास्ता आएगा वो 2100 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा। इस रास्ते में आने वालों के लिए कॉरिडोर को 2 हिस्सों में विकसित किया जाएगा। एक निचला हिस्सा होगा और दूसरा उससे करीब 3.5 मीटर ऊपर होगा, जिस पर जाने के लिए रैंप का निर्माण होगा। दोनों ही हिस्सों में जूता घर, सामान घर, प्रसाधन और पेयजल सुविधा, शिशु देखभाल कक्ष, चिकित्सा कक्ष, वीआईपी कक्ष और तीर्थ यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय बनाया जाएगा। कॉरिडोर में लगभग 800 वर्ग मीटर क्षेत्र में पूजा की दुकानें बनाई जाएंगी। कॉरिडोर बनने के लिए जिन दुकानों को तोड़ा जाएगा उन दुकानदारों को यहाँ पर दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 37,000 वर्ग मीटर में बांके बिहारी ब्रिज पार्किंग तैयार की जाएगी। यहाँ लगभग 1500 वाहन एक बार में खड़े किए जा सकेंगे। पैदल जाने के लिए बांके बिहारी मंदिर के सामने और देवरा बाबा घाट पर छोटे पुल भी बनाए जाएंगे। फिलहाल इस मामले में अब अगली साल 31 जनवरी को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। उम्मीद है कि कॉरिडोर को हरी झंडी मिलने के साथ ही बांके बिहारी के दर्शन आसान और सुलभ होंगे और जिस मंशा के साथ सरकार ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने का सपना देखा, वो कॉरिडोर भविष्य में भव्य और दिव्य होने के साथ ही परंपरा और आधुनिकता को समेटे दिखेगा। मथुरा वृंदावन से मदन गोपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कान्हा की नगरी मथुरा में आजकल ब्रज रज उत्सव की धूम है। 14 दिन के उत्सव में टीवी की दुनिया के मशहूर कलाकार पुनीत इस्सर ने अपनी टीम के साथ रामायण का मंचन किया। इसमें वो रावण की भूमिका में नजर आए और संपूर्ण परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। राम का किरदार पुनीत इस्सर के बेटे ने निभाया। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी मौके पर मौजूद थी। 23 नवंबर को ब्रज रज उत्सव का आनंद लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच रहे हैं, जिसमें सांसद हेमा मालिनी मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर एक नाट्य प्रस्तुति देंगी। बात अब कर लेते हैं बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद उनकी विग्रह डोली को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर लाया गया। पूरे विधि विधान और भक्तों की भीड़ की मौजूदगी में भगवान बद्री विशाल का भव्य स्वागत किया गया। अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु नरसिंह मंदिर में ही गद्दी के दर्शन कर पाएंगे। भगवान बद्रीनाथ की डोली जब जोशीमठ पहुंची तो आस्था की बहती बयार के बीच कुछ ऐसे उनका स्वागत हुआ। बद्रीनाथ धाम से अपने शीतकालीन प्रवास पर निकले भगवान बद्री विशाल की डोली पूरे विधि विधान के साथ श्री नृसिंह मंदिर लाई गई। इस दौरान पूरे वातावरण में श्रीमन नारायण नारायण का जाप गूंजने लगा।
नरसिंह मंदिर के आंगन में वैसे भगवान बद्री विशाल का ऐसा भव्य स्वागत हर साल दिखाई देता है। वाकई में ये नजारा नारायण के नाम में रमने को प्रेरित कर रहा है। भक्तों और पंडे पुजारियों से घिरे भगवान बद्री विशाल और उनके नाम के जयकारे इस बात की साफ तस्दीक भी कर रहे हैं। पिछले दिनों बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर सोमवार को योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर में कुबेर और उद्धव को विराजमान किया गया, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी के संग गरुड़ जी की इस मूर्ति को नरसिंह मंदिर लाया गया। गरुड़ जी एवं भगवान की जो शंकराचार्य जी की जो गद्दी है, पावन गद्दी है, वो यहाँ जोशीमठ में स्थापित रहेगी और उसका यहाँ पर विधिवत यथाविधि जो पूर्व से परंपरागत रूप से पूजन होता है वो यहाँ पर होगा। अपने शीतकालीन गद्दी स्थल पर विराजमान होने के साथ ही भगवान बद्री विशाल की डोली को परंपरागत तरीके से पूजा गया और इसी के साथ पौराणिक काल से चली आ रही बद्रीनाथ यात्रा का इस साल भी समापन किया गया। जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है तो यहीं से सबसे पहले जब गद्दी चलती है तो यात्रा का शुभारंभ माना जाता है, श्री गणेश माना जाता है। वहीं अब इसके बाद यहाँ पे जो बद्रीनाथ धाम की जो वर्ष 2023 की यात्रा है, इसका विराम लग गया है। कमल सिलोरी, GNT, जोशीमठ। लंदन में अभी से क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिल्डिंग से लेकर गली और सड़कें रोशनी से गुलजार हैं। बड़े ही शानदार तरीके से सजावट की गई है। रिक्शों को अनोखे तरीके से सजाया गया है। रोशनी से सराबोर बाजार की तस्वीरें दूसरे जहां जैसी लग रही हैं। जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा ये सजावट और बढ़ेगी। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है। 54वें इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि साल दर साल दुनिया में इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश की कई फिल्मों को दिखाया जाएगा। आयोजन का मकसद भारत को फिल्म निर्माण और शूटिंग के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाना है। 28 नवंबर तक चलेगा ये, जिसमें 250 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। साथ ही सिनेमा जगत की प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। इस बार एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिसके लिए माधुरी काफी एक्साइटेड भी नजर आ रही हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार के बाद भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम पहुंचे। बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं, एक ये वीडियो भी है, उसमें से खिलाड़ियों से उन्होंने बातचीत की है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को प्रधानमंत्री ने गले लगाया। इस पूरे टूर्नामेंट में शमी का अद्भुत प्रदर्शन था। कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली का भी हौसला प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने हेड कोच राहुल द्रविड़ से भी इस दौरान मुलाकात की है। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कहाँ राहुल, कहते हैं अरे आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू ढीलो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तू तो गुजराती बोलते हो इसने? थोड़ू थोड़ू तार तो घर से। सो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है और चलिए होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें आप तक पहुंचाते हैं, तो डालते हैं नजर आज के विचार पर।
पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना भी होगा। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी लंच टाइम में कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए गुड न्यूज।